नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एंजल राज पर। साथियों, पिछले वीडियो में हमने सौर मंडल के बारे में पढ़ा और आज के वीडियो में हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को भी हम पूरा न पढ़कर नोट्स मेकिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। हम जानते हैं कि ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों को उनके आकार के रूप में दिखाया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सारा ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है वो सभी महाद्वीप और छोटे छोटे देश हैं, और जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है वो सभी महासागर हैं। महाद्वीपों और महासागरों को उनके आकार के रूप में ग्लोब में दर्शाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि ग्लोब पर एक सुई झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती हैं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। हम यहाँ देख सकते हैं, ये ग्लोब है, इसमें ये सुई और ये सुई, यानी बीच में से एक सुई गुजर रही है। जहाँ नीचे की तरफ ये सुई टिक रखी है वहाँ पे उसको अक्ष या धुरी कहते हैं, और ऊपरी हिस्से पे जहाँ पे सुई है वह उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे की तरफ का हिस्सा है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यह ग्लोब अपनी इस धुरी पर, अपने इस अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसी प्रकार पृथ्वी भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। लेकिन हम जानते हैं कि पृथ्वी के मध्य से ऐसी कोई भी सुई नहीं गुजरती, लेकिन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक रेखा है जो एक काल्पनिक रेखा है, और इसी प्रकार की एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के या फिर ग्लोब के मध्य से भी गुजरती हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बराबर बराबर बांटती हैं। और वो जो मध्य से रेखा गुजरती है उसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, क्योंकि वह पृथ्वी के चारों तरफ घूम के एक वृत्त जैसा या फिर घेरा बनाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यह काल्पनिक रेखा पृथ्वी के चारों तरफ है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इसी विषुवत वृत्त के आधे ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये दोनों बराबर बराबर भाग होते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है, कोई खींची हुई रेखा नहीं है, बल्कि यह काल्पनिक वृत्त है। और विषुवत वृत्त ध्रुवों पर, यानी विषुवत वृत्त से ध्रुवों की तरफ जब हम जाते हैं तो इसकी तरफ ये समांतर रेखाएं और खींची हुई हैं, जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं। उत्तर की तरफ जाने पर उत्तरी अक्षांश और दक्षिण की तरफ आने पर जो रेखाएं हैं उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और ये सभी अक्षांश रेखाएं जो उत्तर और दक्षिणी में खींची हुई हैं वो सभी समांतर होती हैं। और साथ ही हम विषुवत वृत्त को 0 डिग्री अक्षांश से इंगित करते हैं कि जो ये बीच से रेखा गुजर रही है ये 0 डिग्री अक्षांश है। और जैसे जैसे इसकी ऊपर की तरफ जाते हैं तब अक्षांश बढ़ते जाते हैं, तो उनकी डिग्री भी बढ़ती जाती है। जैसे 20, 40, 60, 80 ये सभी उत्तरी अक्षांश हैं। इसी प्रकार नीचे की तरफ भी है 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और जब ध्रुवों पे चले जाते हैं तब वहाँ पे अंत में 90 डिग्री अक्षांश आ जाता है। 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में और 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में। हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कुल 181 अक्षांश वृत्त हैं। 90 डिग्री अक्षांश उत्तर में और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिण में, और 0 डिग्री अक्षांश वो भी एक काल्पनिक रेखा है, वह विषुवत वृत्त है। तो कुल मिलाकर अक्षांश वृत्त हो गए 181। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा
23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है, उसी प्रकार विषुवत वृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव व्रत कहलाता है और विषुवत व्रत के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाते हैं। हम इस डायग्राम में इसे आसानी से समझ सकते हैं। हम देखते हैं कि उत्तर की तरफ जाने पर ये जो रेखा है 23.5 डिग्री, जिसे कर्क रेखा कहते हैं, दक्षिण की तरफ आने पर 23.5 डिग्री यह मकर रेखा है और 66.5 डिग्री उत्तर में है वह उत्तरी ध्रुव व्रत बनाता है और जो दक्षिण की तरफ 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वह दक्षिणी ध्रुव व्रत बनाता है। अब है पृथ्वी के ताप कटिबंध। यह है जो अक्षांश गुजरते हैं वो पृथ्वी को कटिबंधों में विभाजित करते हैं। अभी हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो कटिबंध है वो उष्ण कटिबंध है और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी शीतोष्ण और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है। इसके अलावा जब 90 डिग्री के अक्षांश यानी ध्रुव उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, तो वो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कटिबंध होते हैं जो शीत कटिबंध होते हैं। आप समझ सकते हैं बीच में उष्ण कटिबंध है, सबसे ऊपर शीत कटिबंध है और सबसे नीचे भी शीत कटिबंध है। इनके बीच का जो भाग है ये शीत और उष्ण यानी शीतोष्ण कटिबंध है। इस पैराग्राफ में आपको यही समझाया है जो अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। अब आगे हम देशांतर के बारे में पढ़ेंगे कि देशांतर क्या है। जिस प्रकार पृथ्वी के मध्य से खींची हुई काल्पनिक रेखा को हमने अक्षांशों का नाम दिया, उसी प्रकार उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के मध्य खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतरों का नाम दिया जाता है। और पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं स्थित हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देशांतर क्या है? ये जो आप देख रहे हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं वो सभी देशांतर रेखाएं हैं जो स्थानों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए आवश्यक होती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को दक्षिणी यामोत्तर कहते हैं। देशांतरीय यामोत्तर कहा जाता है और उनके बीच की दूरी देशांतरों के अंश में मापी जाती है, यानी उन्हें भी डिग्री में मापा जाता है। जैसे हमने अक्षांशों को नापा था उसी तरह देशांतरों को भी डिग्री में नापा जाता है और कुल 360 डिग्री पर 360 या देशांतर रेखाएं स्थित हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। हम देख सकते हैं कि सभी जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान नहीं होती, लेकिन जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान होती है। कैसे, आपको समझाते हैं। आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें देख सकते हैं कि जो ऊपर से नीचे की तरफ जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं उनकी सब की लंबाई समान है, यानी जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी लंबाई समान है। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं बीच में उनकी लंबाई यानी 0 डिग्री विषुवत वृत्त की लंबाई सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे वो ध्रुवों के निकट जाती है उनकी लंबाई कम हो जाती है और 90 डिग्री पे पहुँचते पहुँचते उनकी लंबाई बिल्कुल शून्य हो जाती है, वह एक बिंदु के रूप में ही रह जाती है। जो उत्तर से दक्षिण के मध्य रेखा खींची गई है जिसे प्रधान यामोत्तर कहा जाता है, मुख्य है जो 0 डिग्री है प्रमुख यामोत्तर कहलाती है और उसका नाप 0 डिग्री होता है। इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर के पूर्व या पश्चिम में 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान 0 डिग्री होता है। यहाँ से हम 180
पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। जैसा कि हमने देखा था अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती थी, उसी प्रकार प्रमुख यामोत्तर इसे पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में विभक्त करती है। और ग्लोब पर जहाँ ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उस स्थिति को हम ग्रिड बोलते हैं, जिसको ग्लोब पर आसानी से देखा जा सकता है। और यदि किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर हम उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। जैसा कि इसमें दे रखा है, ये ग्लोब की जगह वर्ल्ड का मैप दे रखा है और इसमें बताया हुआ है ये अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये जो लंबाई में दिख रही है हमें, ये देशांतर रेखाएं हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य की दूरी को ज्ञात करती है और इन्हीं की सहायता से हम समय भी ज्ञात कर सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। देशांतर और समय। अभी हमने देखा कि देशांतर रेखाओं से ही हमें समय ज्ञात करना है। दूरी भी ज्ञात की जाती है दो जगहों की और उसी से समय भी ज्ञात किया जाता है। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रह की गति है। जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्य अस्त प्रतिदिन होता है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो पूरे विश्व में एक समान ही लागू होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस प्रकार आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, तो जो भी स्थान ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित होंगे उनका समय आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना को हम इस प्रकार देख सकते हैं। अब समझिए आप इसको। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच में 15 डिग्री पूर्व में समय 15 गुणा 4 यानी 60 मिनट 1 घंटा आगे होगा। कहने का मतलब है, मैं आपको समझाती हूँ। ग्रीनविच रेखा जो पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती है, उसके पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ, जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमेगी तो इस तरफ बढ़ने पर समय बढ़ता जाएगा आगे की तरफ, और इस तरफ जाने पर समय कम होता जाएगा। जैसे यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं तो इससे 1 डिग्री आगे बढ़ने पर, 2 डिग्री आगे बढ़ने पर, जैसे जैसे हम देशांतरों को पार करते जाएंगे समय अपने आप बढ़ता जाएगा। उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। 360 डिग्री पूरा चक्कर काटने में पृथ्वी को 24 घंटे लगते हैं, लेकिन 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा लगता है और 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट ही लगते हैं। तो जब हमें पता है कि 1 डिग्री में पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं, तो जितने भी अक्षांश का हमें समय ज्ञात करना है उसको हम 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा आगे का समय ज्ञात हो जाएगा। उदाहरण में आपको दे रखा है कि 0 डिग्री पर 12 बज रखे हैं, तो 15 डिग्री पर 0 डिग्री पर 12 बजे हुए हैं तो 15 डिग्री पर क्या टाइम होगा, तो हम 15 को 4 से गुणा कर देंगे, यानी वह टाइम 60 मिनट आगे हो गया, यानी 1 बज गए। हम मानक समय क्यों मानते हैं? सभी देशों का अपना अपना मानक समय है। सभी देश अपना अपना अलग अलग समय क्यों मानते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं कि जैसे जैसे देशांतर बढ़ते जाते हैं समय में अंतर आता जाता है। तो सभी देश
अपने देश के मध्य से गुजरने वाले देशांतर रेखा से समय की गणना करते हैं और उसी को अपने देश के पूरे भूभाग पर लागू करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारिका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा और 45 मिनट का अंतर होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाले किसी यामोत्तर या देशांतर के स्थानीय समय से देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। जैसा हम जानते हैं कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश में मान लिया गया है। हम जानते हैं कि भारत ग्रीनविच रेखा के 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है और यहाँ का समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बज रहे होते हैं। कुछ देशों के देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिस कारण एक से अधिक मानक समय अपनाया जाता है। उदाहरण के लिए रूस में कितने मानक समय? 11 मानक समय, क्योंकि रूस का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और उसमें बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजर रही हैं। तो किसी एक मानक समय को मानकर पूरे देश में लागू करना उचित नहीं होता, इसलिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसी प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक अपना क्षेत्र घेरता है। कहने का मतलब है 24 डिग्री। 24 डिग्री में क्यों? क्योंकि पृथ्वी पूरे 360 डिग्री घूमती है, लेकिन वो घूमती कितनी टाइम में है? 24 घंटों में। इसलिए इसे माना गया है और 15 देशांतरों तक अपना समय घेरता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के बारे में दी गई जानकारी भी आपको समझ में आई होगी। उसी जानकारी से आप ये जो दिए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।